सोचिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए, और अचानक तेज आवाज में फायर अलार्म बजने लगता है। पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, या फिर दिमाग का एक हिस्सा शांत रहकर कहता है अरे ये तो बस एक ड्रिल होगी, हर बार की तरह? ज्यादातर लोग दूसरे विकल्प को ही चुनते हैं। आज हम इसी अजीब सी शांति और इसके पीछे के विज्ञान पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। आज का हमारा विषय है काम की जगह पर आपातकालीन निकासी, मतलब इमरजेंसी इवैक्यूएशन की तैयारी। इसके लिए हम निकासी को सुरक्षित बनाना, आपातकालीन निकासी प्रशिक्षण नाम के एक दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ नियमों की लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक अच्छी ट्रेनिंग कैसे हमारी जान बचा सकती है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? दस्तावेज कहता है कि कार्यस्थल पर आपात स्थिति कभी भी आ सकती है। आग, भूकंप, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि इतना जानने के बावजूद हम अलार्म बजने पर उसे गंभीरता से क्यों नहीं लेते? आपने बिल्कुल सही मनोवैज्ञानिक उलझन को पकड़ लिया है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मलसी बायस। मतलब सब कुछ सामान्य है, ये मानने की हमारी एक आदत। देखिए, हमारा दिमाग पैटर्न पे चलता है। रोज ऑफिस में कोई आपदा तो आती नहीं। हाँ, ये तो है। तो जब अलार्म बजता है, दिमाग का पहला रिएक्शन होता है कि ये जरूर रूटीन का हिस्सा होगा, एक ड्रिल। वो इस नई खतरनाक जानकारी को उसे स्वीकार करने से इनकार करता है। इस दस्तावेज का असली मकसद सिर्फ प्रक्रियाएं बनाना नहीं, बल्कि इस नॉर्मलसी बायस को तोड़ना है। ये तो बहुत डरावनी बात है। मतलब हमारा अपना दिमाग ही हमारा दुश्मन बन सकता है। कुछ हद तक हाँ। तो जब दस्तावेज कहता है कि उसका लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि आपात स्थिति में हर कोई इमारत से सुरक्षित रूप से बाहर निकल सके, तो इसका मतलब सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को तैयार करना है। और इसमें हर कोई शब्द का जिक्र है, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल, हर कोई सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक लॉजिकल जरूरत है। आप सोचिए, एक योजना जो सिर्फ स्वस्थ और युवा कर्मचारियों के लिए बनी है, वो उस दिन क्या करेगी जब ऑफिस में कोई क्लाइंट व्हीलचेयर पर आया हो, या कोई कर्मचारी जिसका पैर फ्रैक्चर हो, या फिर वो नया इंटर्न जो आज पहली बार आया है। हाँ, जिसे वॉशरूम के अलावा कोई और रास्ता पता ही नहीं है। अगर योजना में एक भी व्यक्ति छूट गया, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए खतरा नहीं बनता, वो पूरी निकासी प्रक्रिया में एक बाधा बन जाता है, जिससे बाकी सब लोग भी खतरे में पड़ जाते हैं। सुरक्षा की जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितनी ही मजबूत होती है। मैं समझ गया। यानी हर कोई का मतलब है कि योजना को बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार होना होगा। तो अगर हमें अपने दिमाग के इस नॉर्मलिटी बायस से लड़ना है और हर व्यक्ति का ध्यान रखना है, तो एक अच्छी योजना दिखती कैसी है? दस्तावेज में प्रत्येक स्थान के लिए एक आपातकालीन निकासी योजना विकसित करने पर जोर दिया गया है। प्रत्येक स्थान पर इतना जोर, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन यहीं पर एक औसत और एक बेहतरीन योजना का फर्क छिपा है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का ऑफिस 20 मंजिला इमारत की 15वीं मंजिल पर है। ठीक है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी सीढ़ियों से नीचे उतरना और ये सुनिश्चित करना कि कोई लिफ्ट का इस्तेमाल ना करे। वहीं एक दूसरी कंपनी एक ग्राउंड फ्लोर वर्कशॉप में काम करती है, जहां ज्वलनशील पदार्थ रखे हैं। उनके लिए तो खतरे बिल्कुल अलग होंगे। बिल्कुल, उनके लिए सीढ़ियां कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उनकी योजना में ये साफ लिखा होना चाहिए कि कौन सी मशीन कैसे बंद करनी है और कौन से दरवाजे से निकलना है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो हर लोकेशन के लिए अलग अलग प्लान बनाना, उसे मेंटेन करना, ये बहुत ज्यादा काम लगता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहाँ लक्ष्य जटिलता नहीं बल्कि प्रासंगिकता है, रेलेवेंस। एक सामान्य योजना असली आपात स्थिति में पूरी तरह फेल हो जाती है। जैसे आग लगने पर आपकी पहली प्राथमिकता होती है सबसे नजदीकी एग्जिट का, लेकिन अगर किसी लैब में गैस लीक हो गई है, तो आपकी प्राथमिकता उस एग्जिट से निकलना होनी चाहिए जो हवा की दिशा के विपरीत हो, भले ही वो थोड़ा दूर क्यों ना हो। सही कहा। एक सामान्य योजना ये फर्क नहीं बता सकती, और यहीं पर संचार यानी कम्युनिकेट की भूमिका आती है। योजना को विकसित करना सिर्फ आधा काम है, उसे हर कर्मचारी तक पहुंचाना बाकी का आधा और ज्यादा जरूरी काम है। मतलब ये सिर्फ एक ईमेल भेजकर या नोटिस बोर्ड पर नक्शा चिपका देने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वैसा हुआ जैसे किसी के पास नक्शा तो है, पर उसे अलमारी में बंद करके रखा हुआ है। और इसी से जुड़ा दस्तावेज का अगला हिस्सा है, जो ट्रेनिंग के 2 सबसे बुनियादी तत्वों की बात करता है, आपातकालीन निकास और सभा क्षेत्रों के स्थान। ये तो बहुत ही बेसिक बातें लगती हैं। ये बुनियादी हैं और घबराहट के आलम में
सिर्फ बुनियादी बातें ही याद रहती हैं। जब दिमाग पर दबाव होता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तब हमें सिर्फ सरल, स्पष्ट और अभ्यास की हुई जानकारी चाहिए होती है। इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, ये पहला सवाल है। लेकिन असेंबली एरिया, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा सोचता था कि असेंबली एरिया का मकसद सिर्फ ये गिनना है कि सब लोग बाहर आ गए या नहीं, हेड काउंट। क्या इसका कोई और भी गहरा उद्देश्य है? हेड काउंट करना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हाँ, लेकिन इसका उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। पहला, ये इमारत के दरवाजों पर भीड़ लगने से रोकता है। अगर लोग बाहर निकलकर गेट के पास ही खड़े हो जाएंगे तो वो दूसरों का रास्ता रोकेंगे और बचाव दल के काम में भी बाधा डालेंगे। बिल्कुल। दूसरा, ये एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल पॉइंट है। ये बिखरी हुई, घबराई हुई भीड़ को एक संगठित समूह में बदल देता है। और तीसरा, ये लोगों को वापस इमारत में जाने से रोकता है। अक्सर लोग अपना फोन या पर्स लेने के लिए वापस भागने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो मैंने देखा है। जो बहुत खतरनाक हो सकता है। असेंबली एरिया एक साफ सीमा तय करता है कि इसके पार अब सुरक्षित जोन है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि असेंबली एरिया भगदड़ रोकने और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देने का भी काम करता है। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर देखें, नॉर्मेलिटी बायस को तोड़ना, हर व्यक्ति के लिए योजना, लोकेशन स्पेसिफिक प्लान, ये सब एक बार की ट्रेनिंग से तो हासिल नहीं हो सकता। अब बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। इसीलिए दस्तावेज में एक बहुत साफ लाइन है कि इस विषय को अक्सर और नियमित रूप से कवर किया जाना चाहिए। यहाँ अक्सर और नियमित दोनों शब्दों का अपना महत्व है। इसके पीछे भी विज्ञान है। एक कॉन्सेप्ट है द फॉरगेटिंग कर्व, जो बताता है कि हम कोई नई जानकारी सीखने के कुछ ही दिनों में उसका एक बड़ा हिस्सा भूल जाते हैं, अगर उसे दोहराया ना जाए। हाँ, और आपातकालीन प्रक्रियाएं ऐसी चीज नहीं है जिन्हें भूलने का जोखिम लिया जा सके। और ऑफिस भी तो वो बदलते रहते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने जाते हैं। कभी ऑफिस के अंदर कोई नया केबिन बन गया। मुझे याद है एक बार हमारे ऑफिस में ड्रिल हुई और हमारा असेंबली एरिया एक कंस्ट्रक्शन साइट बन चुका था। हमारी पूरी योजना उस एक छोटे से बदलाव की वजह से बेकार हो गई। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि नियमित अभ्यास क्यों जरूरी है। नियमित अभ्यास का मतलब सिर्फ एक ही रास्ते से बाहर भागना नहीं है। इसका मतलब है योजना का स्ट्रेस टेस्ट करना। अच्छी ड्रिल्स में हालात बनाए जाते हैं, जैसे क्या होगा अगर आपका सबसे नजदीकी एग्जिट धुएं से भर गया हो। अच्छा। या क्या होगा अगर फ्लोर का फायर वार्डन आज छुट्टी पर है। इस तरह के अभ्यास से जानकारी सिर्फ याद नहीं रहती, वो मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। जब असली खतरा आता है तो आप सोचते नहीं हैं, आप बस वही करते हैं जिसका आपने दर्जनों बार अभ्यास किया है। ये सुरक्षा को कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बनाता है, सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि एक प्रभावी आपातकालीन निकासी योजना सिर्फ दीवारों पर लगे नक्शों से कहीं ज्यादा है। ये इंसान के मनोविज्ञान को समझने, नॉर्मल सी बायस जैसे दिमागी धोखों से लड़ने और हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई एक जीवंत रणनीति है। बिल्कुल। एक ऐसी योजना जो हर लोकेशन के हिसाब से अलग हो और जिसका इतनी बार अभ्यास किया जाए कि वो हमारी आदत बन जाए। बिल्कुल। और इस दस्तावेज का मूल संदेश है सक्रिय तैयारी, प्रोएक्टिव प्रिपरेशन। यह इंतजार करने और प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से तैयार रहने की मानसिकता है। इसका लक्ष्य एक ऐसा माहौल बनाना है ताकि जब कुछ सेकंड कीमती हो, जब सोचने का वक्त ना हो, तो हर किसी को बिना किसी भ्रम के पता हो कि उन्हें ठीक ठीक क्या करना है और कहाँ जाना है। यह ज्ञान और अभ्यास ही उस मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ा हथियार होता है। और अंत में एक सवाल जो ये पूरी चर्चा मेरे मन में छोड़ गई है। ये दस्तावेज तो पूरी तरह से कार्यस्थल पर केंद्रित है, लेकिन हम में से कितने लोगों के पास अपने घरों के लिए एक स्पष्ट और अभ्यास की हुई निकासी योजना है, जहां हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग। एक परिवार के लिए एक स्थान विशिष्ट योजना कैसे दिखेगी, जिसमें शायद रात के अंधेरे में घर से निकलने की बात हो? और सबसे जरूरी सवाल, उसका अभ्यास कितनी बार किया जाना चाहिए?